आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपने तलपट को समझ लिया था, यानी जो अपना ट्रायल बैलेंस होता है उसको हमने अच्छे से समझ लिया था कि उसका क्या मीनिंग होता है, क्या वो फीचर्स होती है, उसका हमने फॉर्मेट देखा और उसके अंदर जो हमें उसके जो बनाने की विधियाँ होती है उसको भी हमने देख लिया था। और दोस्तों, हमने ये देखा था कि जो उसके बैलेंसेज होते हैं उन बैलेंसेज के आधार पर अब हम अपने फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो अब अपनी जो डबल एंट्री सिस्टम का जो अंतिम जो अवस्था आती है, यानी फाइनल स्टेज जो अपनी आती है, वो अपनी अंतिम खातों की आती है। यानी फाइनल अकाउंट अब हम अपने तैयार करेंगे, जिसके अंदर हम अपना व्यापारी खाता और जो लाभ हानि खाता के साथ साथ हम अपना स्थिति विवरण भी तैयार करते हैं, यानी कि अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपना बैलेंस शीट है उसको हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर तैयार करेंगे। दोस्तों, एक निश्चित अवधि के बाद या फिर एक अपना जो लेखांकन वर्ष होता है उसकी समाप्ति के बाद प्रत्येक व्यापारी यानी प्रत्येक बिजनेसमैन यह जरूर जानना चाहता है कि उसको लाभ हुआ फिर हानि हुई और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो दोस्तों कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है या फिर कैसी है। और अन्य फर्मों के साथ भी वो दोस्तों कंपैरिजन करना चाहता है कि अन्य फर्मों की तुलना में उसको कितना लाभ हुआ और उसको कितनी हानि हुई, और उसकी जो अन्य फर्मों की तुलना में जो उसकी समान आकार की सेम साइज जो फर्में हैं उनकी जो कंपैरिजन में उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो दोस्तों कैसी है। तो दोस्तों, इन सभी बातों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें अपने फाइनल अकाउंट से मिलती है। यानी जब हम अपना व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता और अपना स्थिति विवरण जो बनाते हैं उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अपनी दोहरा लेखा प्रणाली की अंतिम अवस्था होती है और इसके बाद में अपने लाभ हानि और अपने जो स्थिति विवरण बनाने के बाद में जो इसके जो उपयोगी जितने भी हमारे पक्षकार होते हैं, जो हमारे फर्म के अंदर किसी न किसी प्रकार से इंटरेस्टेड होते हैं, उन तक हम ये सूचनाएं पहुंचाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद में ऑडिट भी होती है, आपको पता है, तो वो अपनी बाद की अवस्था आती है। और इस आज की वीडियो में हम अपने फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अंतिम खाते, अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है और इसमें हम अपने फाइनल अकाउंट से संबंधित वो सभी बातें जानेंगे जो हमें जाननी जरूरी है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनती है। तो दोस्तों, फाइनल अकाउंट के अंदर जैसे मैंने बताया कि अपनी डबल एंट्री सिस्टम की डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली की अंतिम अवस्था है, कि अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था। तो यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये लेखांकन की अंतिम अवस्था नहीं है, यानी अकाउंटिंग की अंतिम अवस्था नहीं है, लेकिन ये जो अपनी डबल एंट्री सिस्टम होती है उसकी ये लास्ट स्टेज होती है, यानी अंतिम अवस्था होती है। और हम क्या करते हैं, अंतिम खातों के द्वारा अपनी लाभदायकता ज्ञात करते हैं, अपनी लाभदायकता ज्ञात करते हैं और अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है यानी वित्तीय स्थिति होती है उसका हम पता लगाते हैं, वित्तीय स्थिति का पता इनसे हम लगाते हैं। और इसको हम बनाते कब है, हम इसको अपना जो लेखांकन वर्ष होता है, जो अकाउंटिंग ईयर होता है, लेखांकन वर्ष, इसकी समाप्ति पर हम इसको बनाते हैं, कि समाप्ति पर हम बनाते हैं। इसलिए हम इनको बनाते समय हम ऊपर फॉर द ईयर एंडिंग हम लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग हम लिखते हैं। जैसे हम आगे इसका फॉर्मेट करेंगे तब आपको इस बात का पता चल जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अपने जो अंतिम खाते होते हैं ये दोस्तों होते कौन कौन से हैं, कि अंतिम खातों के प्रकार देख लेते हैं। इसके जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे अपना ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सबसे पहला आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपनी बैलेंस शीट। ये अपने फाइनल अकाउंट्स में हम फिलहाल देखेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि ये हम अभी जो खाते बना रहे हैं ये हम एकाकी व्यापार यानी सोल जो अपना प्रोप्राइटरशिप होती है और जो पार्टनरशिप होती है उसके हिसाब से हम अभी अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। जब कंपनी की दशा में हम अपनी अकाउंटिंग का पोर्शन करेंगे तब दोस्तों हम अलग तरीके से इसके फॉर्मेट बनाते हैं। तब हम इनको क्या कहते हैं कि इनको हम स्टेटमेंट कहते हैं। उस दशा में हम इनको अकाउंट न कहकर हम उनको स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड लॉस यानी एक्सपेंसेज का हम वहाँ
पर बनाते हैं और अपनी बैलेंस शीट वहाँ पर तैयार करते हैं। तो वो उस दशा में उसका फॉर्मेट अलग बनता है, और जब हम आगे कंपनी का पोर्शन करेंगे तब हम वो चीज़ें भी अच्छे से ध्यान से समझेंगे। अभी हम अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप होता है, जो फर्म होती है, उसके हिसाब से हम अपने खाते देखेंगे। तो हम यदि कंपनी की दशा में देखें तो कंपनी के अंदर तो ये इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, चेंज इन इक्विटी आ जाती है, फुट नोट्स आ जाते हैं। तो दोस्तों वो एक अलग मैटर है। अब हम इसको आगे आगे बढ़ाते हैं, और अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है, इसको हम अपना तैयार करते हैं। तो अंतिम खातों के विषय में मैंने क्या बताया कि ये डबल एंट्री सिस्टम की अंतिम अवस्था होती है। लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर हम इसको बनाते हैं। ये लाभदायकता और वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए हम इसको तैयार करते हैं अपने अंतिम खातों को। और दोस्तों मैं यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर दूँ कि ये जो दोनों अकाउंट होते हैं, इनके अंदर हम अपने नॉमिनल अकाउंट्स लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट लिखते हैं, यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस से संबंधित जो अपने खाते होते हैं उनको हम इसके अंदर लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस से संबंधित हम अकाउंट दोनों को लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस से होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही जिनसे हम प्रॉफिट और लॉस हम अपना कैलकुलेट कर सकें, वही अकाउंट्स इसके अंदर आएंगे, यानी कि नॉमिनल अकाउंट आएंगे। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर अपना रियल अकाउंट आ जाता है, यानी जितनी एसेट्स होती है वो हम लिखते हैं, और अपनी जो पर्सनल अकाउंट भी इसके अंदर आते हैं। अपनी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो अपने अकाउंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार ये बात है, आपको ध्यान में रख लेना। इनके हम बैलेंसेज निकालते हैं, दोनों के रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट है, इन दोनों के हम बैलेंसेज निकालते हैं और उनके बैलेंस हम अपने बैलेंस शीट में लेके चले जाते हैं। लेकिन इनका हम अपने बैलेंस नहीं निकालते हैं, इनका हम योग ज्ञात करते हैं। अपने नॉमिनल अकाउंट का योग ज्ञात करते हैं, और उस योग को हम अपने ट्रेडिंग जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम सारी की सारी एंट्री भी करेंगे और इनका फॉर्मेट भी करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनके अंदर हम अपने नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे, इसके अंदर हम रियल और पर्सनल अकाउंट हमारे आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले हम एक और अकाउंट जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं उसको समझ लें, तो वो और भी अच्छा रहेगा हमारे फाइनल अकाउंट्स के रिलेटेड में। यदि हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को भी अच्छे से समझ लें तो हम अपने फाइनेंस अकाउंट को और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो हम अब अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देख लेते हैं एक बार। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उन संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है जो कि किसी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। तो दोस्तों यानी उत्पादन करने का काम करती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि निर्माणी संस्थाओं द्वारा इसको बनाया जाता है, जो कि किसी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसको ये बनाती है। जो निर्माणी संस्थाओं द्वारा ये बनाया जाता है, संस्थाओं द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि उत्पादन की लागत ज्ञात करना, उत्पादन की लागत ज्ञात करना, उत्पादन की लागत। तो इसके अंदर दोस्तों नाम से स्पष्ट है कि मैन्युफैक्चर हम जिस चीज़ का कर रहे हैं हमें उसकी लागत ज्ञात करना है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे वही इसके अंदर शामिल करेंगे। हम अन्य शब्दों में कहें तो हम अपनी जो फैक्ट्री जो अपनी कारखाना होता है उससे संबंधित जितने भी अपने खर्चे होंगे वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। जैसे कि कारखाने के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे उसकी लाइटिंग का हम जो रेंट देते हैं वो आ जाएगा। हम जैसे अपने जो मजदूर होते हैं जो कि कारखाने के अंदर काम करते हैं उनकी जो वेजेज है वो उसके अंदर शामिल हो जाएगी। और हम यदि बात करें तो उसके अंदर जो हम माल दे रहे हैं यानी जो गुड्स दे रहे हैं उसकी कॉस्ट उसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो फैक्ट्री से संबंधित हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वो इसके अंदर हम शामिल करते हैं। तो और इसके अंदर जैसे स्टॉक होता है, जैसे हम इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इसको भी हम 3 भागों में बांट लेते हैं, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि जो माल हमारी उत्पादन प्रक्रिया के अंदर लगा हुआ यानी मशीनों के अंदर चल रहा है वो अपना वर्क इन प्रोग्रेस होता है। दूसरा अपना रॉ मटेरियल यानी जो कच्चे माल का जो हमारे पास स्टॉक है उसको हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, रॉ मटेरियल। और अपना फिनिश्ड गुड है, जो फिनिश्ड गुड है
उसका हमारा स्टॉक, ये 3 प्रकार के हम जो स्टॉक है इसके अंदर शामिल करते हैं इन्वेंटरी के अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल का स्टॉक और फिनिश्ड गुड का स्टॉक। तो दोस्तों मैंने बताया कि निर्माणी संस्थाओं के द्वारा इसे बनाया जाता है। उत्पादन की लागत ज्ञात करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है और फैक्ट्री से संबंधित जो खर्चे होते हैं वो हमें इसके अंदर डालते हैं। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट के अंदर इसके 4 कॉलम हमारे बनते हैं और ये अकाउंट होता है तो इसके डेबिट और क्रेडिट साइड 2 पक्ष होते हैं इसके। तो यहाँ पर अपना पार्टिकुलर्स का कॉलम आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट का आ जाएगा, यहाँ पर पार्टिकुलर्स का आ जाएगा और यहाँ पर अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगे। ये पार्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट हम लिखेंगे, ये डेबिट साइड होगी हमारी और ये साइड वाली अपनी क्रेडिट साइड हो जाएगी, पार्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज़, ये अपनी डेबिट साइड और ये अपनी क्रेडिट साइड। तो ये इसका फॉर्मेट बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, यानी साल की समाप्ति पर हम इसको बनाते हैं। जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड समाप्त होता है, ख़त्म होता है, तब हम उसको बनाते हैं। यहाँ पर अपनी वो दिन या डेट आ जाएगी जिस डेट को हम इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इस साइड में टू शब्द का यूज करेंगे, उस साइड में हम बाई शब्द का यूज करेंगे। टू हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किसका, हम लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। जो वर्क इन प्रोग्रेस का अपना ओपनिंग स्टॉक है वो इस साइड में लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो अब दोस्तों जो अपना गुड्स है वो हम जितनी कंज्यूम हुई है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। यानी कंज्यूम का मतलब है हमारा जितना ओपनिंग स्टॉक था, फिर हमने उसके अंदर परचेज किया, फिर जो हमारे पास बचा है उसको यदि हम लेस कर दें तो वो अपना क्या हो जाएगी, गुड्स अपनी कंज्यूम आ जाएगी कि इतनी जो माल है उसका उपभोग हुआ है, उतना माल हमारा फैक्ट्री के अंदर लग चुका है। तो हम इसके अंदर आगे क्या डालेंगे, टू लिख के गुड्स, या फिर हम लिखते हैं रॉ मटेरियल, क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो अपना कंज्यूम हो चुका है वो अपना यहाँ पर आ जाएगा। जो अपना खर्चा है तो खर्चे को हम इस साइड में लिखेंगे और अपनी जो इनकम बनती है किसी भी प्रकार की तो हम वो इस साइड में डाल देंगे। नॉमिनल अकाउंट का नेचर का ये अकाउंट होता है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, आगे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जितने भी एक्सपेंसेस हमारे जो बनते हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग अपने एक्सपेंस जितने भी होंगे वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो अपना यहाँ पर और क्या आएगा, सेल ऑफ स्क्रैप आ जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप। जो हमारा बचता है, जो हम कोई उत्पादन प्रक्रिया यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारा कुछ वेस्टेज जो हमारा बच जाता है उसके बेचने से हमें जो पैसा मिलता है उसको हम सेल ऑफ स्क्रैप कहते हैं। तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे, इतने रुपये हमको मिल गए। तो यहाँ पर अब अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन की लागत अपनी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये दोनों पक्ष अपनी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी अमाउंट के हिसाब से, क्योंकि जो बैलेंस बचेगा वो अपना यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम इसको समाप्त कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। दोस्तों ये मैंने आपको ऊपरी तौर पर बता दिया है कि ये होता क्या है। यानी इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि हमें अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो हमें उस कॉस्ट का पता लगाने के लिए हम ये बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक किसका, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस का तो हमने यहाँ पर ले लिया, रॉ मटेरियल का है, फिनिश्ड गुड का है, हमने परचेज किया है, वो दोस्तों हम यहाँ पर कंज्यूम हुआ है वो हम क्लोजिंग स्टॉक को घटाकर हम अपना कंज्यूम निकाल लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो हमारे अदर्स बचेंगे वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप आएगा और कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन अपनी बैलेंसिंग फिगर से हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से अपना जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है वो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग जो अपनी जो कॉस्ट होती है उसको हम मेनली किस में ट्रांसफर कर देते हैं, इसको हम मेनली ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों अब हम अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः हम देखें तो अपना क्या होता है, ये एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही लेके जाते हैं। तो हम अब अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको समझते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाते को अब हम करते हैं, व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग
अकाउंट, व्यापारिक खाता। तो सबसे पहले तो हम इसको बनाते क्यों हैं, इससे हमें क्या पता, हमें इससे क्या मिलता है, हमें इससे सकल लाभ या फिर हानि का पता चलता है। सकल लाभ या फिर सकल हानि का हमें पता चलता है, हानि का। इसका मतलब है कि हमने उत्पाद को लेकर आने, यानी उत्पाद को हम कह सकते हैं कि उत्पाद को खरीदने, उसको अपने फर्म तक लेके आने और उसको बेचने से हमें जो लाभ होता है उसको हम जो सकल लाभ या फिर जो हानि होती है उसको हम सकल हानि कहते हैं। यानी उत्पाद को लेकर आने और उसको बेचने से संबंधित ये होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, माल से संबंधित हम इसके अंदर लेखा करते हैं, माल से संबंधित लेखा करते हैं। मतलब कौन सा, ओपनिंग स्टॉक का हम इसके अंदर लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक हम इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर हम परचेज लिखेंगे, परचेज का इसके अंदर हम लेखा करते हैं, परचेज रिटर्न का हम इसके अंदर लेखा करते हैं। इसके अलावा हम सेल्स जितनी भी हमारी होगी वो इसके अंदर लिखेंगे और सेल्स रिटर्न हम इसमें, यानी माल से संबंधित जो अपना खर्चा होगा वो हम इसके अंदर लिखते हैं। और दोस्तों ये मेनली क्या होता है, हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वही हम इसके अंदर शामिल करते हैं। जो माल से हम जिस चीज़ का जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना जो व्यापार कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जो अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो आगे क्या होगा कि प्रत्यक्ष खर्चे, क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष खर्चों को हम इसके अंदर शामिल करते हैं, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे दोस्तों, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। मान लीजिए अपना जो बिजनेस है वो अपना गुरुग्राम के अंदर है, अपना गुरुग्राम के अंदर बिजनेस है, अपना गुरुग्राम के अंदर बिजनेस है। और अपने जो अपना प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं वो मान लीजिए हम आगरा से लेकर आ रहे हैं, आगरा से अपना जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आगरा से हम उस प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे, यानी परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद में ये जो गुड्स है वो अपने आप तो चल कर यहाँ तक आएगी नहीं, हमें कोई ना कोई साधन करना पड़ेगा। या तो हम किसी ट्रेन के जरिए ले आएंगे या किसी गाड़ी के जरिए ले आएंगे। तो जिसके जरिए से लाते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसका भाड़ा देना पड़ेगा, उसका भाड़ा देना पड़ेगा, यानी उसका कैरिज हमें देना पड़ेगा, या उसको हम कार्टेज भी कह सकते हैं। कार्टेज भी हो सकता है, फ्लाइट भी हो सकता है, यदि हम ट्रेन से लेकर आ रहे हैं तो इस प्रकार से हमारा ये खर्चा भाड़ा लगेगा। और फिर हम यहाँ पर हम अपना जो शहर में आ गए, शहर में आने के बाद में हमें अपनी चुंगी कर भी देना होता है। जब हम शहर के जब हम चुंगी पर आते हैं तो हमें वहाँ पर चुंगी कर भी देना होता है, तो वो भी अपना आ जाएगा। ऑक्ट्रॉय जो अपना जो टैक्स होता है वो भी इसके अंदर अपना खर्चा आ जाएगा। तो अब आगे यदि हम कोई विदेश से माल खरीद रहे हैं तो क्या आ जाएगी, अपनी इंपोर्ट ड्यूटी आ जाएगी। यदि हम विदेश से कोई माल खरीद रहे हैं तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी, वो अपना खर्चा हो जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें माल को खरीदने, उसको अपने गोदाम तक लेके आने और उसको बेचने में हमें जो भी हमें लाभ या हानि होती है उसको हम इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं। और बाकी खर्चे हम इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। जो माल जो होता है उस पर लगने वाला जो प्रत्यक्ष खर्चा होता है, जो माल पर ही लगता है, जिसका हम बिजनेस कर रहे होते हैं, वही हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो दोस्तों एक बार हम इसका जो फॉर्मेट है वो हम बना लेते हैं ताकि आपको और भी इसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ पर फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग ये लिख देंगे। यहाँ पे डेट हम डाल देंगे। बाद में हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेट इसका बनाएंगे। ये भी दोस्तों नॉमिनल नेचर का ही होता है, यानी इसमें नॉमिनल नेचर का जो रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, वो ही रूल इसके ऊपर लागू हो जाएगा। डेबिट पक्ष में हमारे जितने भी खर्चे होंगे वो हम लिखेंगे और क्रेडिट पक्ष में हमारी जितनी इनकम होगी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अपना ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। पहले हम इसका अब फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं। बाद में हम इसकी एंट्रीज भी देखेंगे कि इसकी जो एंट्रीज होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों दो पक्ष होते हैं इसका, एक अपना ट्रेडिंग, एक इसका डेबिट साइड होता है, एक इस साइड वाला अपना क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पर हम पार्टिकुलर्स लिखते हैं, और यहाँ पर हम अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं रुपीज़ में। यहाँ पर हम पार्टिकुलर्स लिखेंगे, पार्टिकुलर, और यहाँ पर हम फिर अमाउंट लिख देंगे,
अमाउंट इन रुपीज़। दोस्तों ये इस प्रकार से हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं और इसके अंदर हम कौन कौन सी इसके अंदर डाटा लिखते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं इसके अंदर हमारे टोटली नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ही हमारे खाते आते हैं। जैसे कि जो एक्सपेंसेस है, लॉसेज है, इनकम एंड गेन्स है, वही इसके अंदर आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। टू लगा, इस साइड में टू शब्द का यूज करते हैं, इस साइड में हम बाई शब्द का यूज करते हैं, क्योंकि ये एक अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट भी इसके पक्ष होते हैं। तो यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे सबसे पहले। टू ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, अपना ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे। बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी परचेज आएगी, परचेज में से हम लेस क्या कर देंगे, अपनी जो परचेज रिटर्न है उसको हम इसमें से लेस करेंगे यहाँ पर, और फिर जो इसकी अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और अपने जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम इसके अंदर लिख देंगे। जो अपने डायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होंगे वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो क्या आते हैं, जो मैंने बताया कि माल को खरीदने से, माल के खरीदने का मतलब कि परचेज अपने गोदाम तक लेके आने में, यानी कि क्या होगे, जैसे भाड़ा होगा, जैसे कैरिज होगा, जैसे कि फ्लाइट होगा, वो हो जाएगा, अपना इम्पोर्ट ड्यूटी हो जाएगी, और अपनी जो चुंगी कर है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे जैसे वेजेज आ जाएगी, जैसे हम माल को उतरवाते हैं गाड़ी के अंदर, हम माल को चढ़वाते हैं तो भी हमें दोस्तों मजदूरी देनी होती है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी, तो वो हम इसके अंदर लिख देंगे। और जो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस है, जो यदि हम उसमें कोई माल को कुछ हम रेक्टिफाई करते हैं, उसको हम अपनी गोदाम पर लेकर आने के बाद में कुछ उसमें संशोधन करते हैं, कुछ उसको ज़्यादा यूजफुल हम उसको बनाते हैं, या कुछ भी हम उसके अंदर ऐड करते हैं, तो वो खर्चा होगा, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। यदि हम फैक्ट्री में कुछ उस पर कुछ काम करते हैं प्रोडक्ट पर, तो भी उसके खर्चे इसके अंदर ही आ जाएंगे, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इस साइड में जैसे मैंने बताया कि अपनी इनकम आएगी। इनकम का मतलब क्या है, यहाँ पर सेल्स आएगी। इसी के अंदर हमने जो सेल्स यहाँ पर हम डाल देंगे, यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर हम डाल देंगे। यानी यहाँ पर हमें इस का फॉर्मेट देखने से ही पता चल जाता है कि ये अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। यानी माल को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसको अपने गोदाम तक लेके आते हैं, उनमें यदि कुछ हम रेक्टिफाई करते हैं तो वो करते हैं, और उसको हम बेच देते हैं, यानी सेल्स कर देते हैं। तो माल को खरीदने और बेचने से हमें जो लाभ होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं, जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर निकालते हैं। ट्रेडिंग का दोस्तों मतलब यही होता है कि व्यापार, माल को खरीदना और बेचना, और वही हम इस खाते के अंदर करते हैं। तो दोस्तों अब क्या होता है कि अपनी ये पक्ष यानी क्रेडिट पक्ष ज़्यादा होती है, यानी इनकम ज़्यादा होती है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो हमारे क्या हो जाता है, हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या लिखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम लिख देते हैं। या फिर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही हमें ट्रांसफ़र करना होता है। यदि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ग्रॉस लॉस, या फिर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो लॉस होता है ग्रॉस, वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बैलेंसिंग फिगर ये अपने आ जाएंगे, और यहाँ पर हम इसको समाप्त कर देंगे, इसको बंद कर देंगे खाते को, दोनों इक्वल अमाउंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। तो ये अपना इसका फॉर्मेट बनेगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट का। इसी प्रकार अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकालने का कुछ फार्मूले भी इसी के आधार पर हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो इसके जो फार्मूले हमारे कैसे बनेंगे, यदि सेल्स में से यदि मैं इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दूं, यदि मैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दूं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे कि सेल्स में से यदि हम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि लेस कर दें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या इसका फार्मूला बनेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट इसका फार्मूला क्या बनता है कि सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, इसको देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये क्या होता है, जैसे हमने कोई माल परचेज किया तो परचेज उसके अंदर आ जाएगा, और उसका जो ओपनिंग स्टॉक है उसको हम ऐड कर लेंगे।
यानी ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, फिर उसका परचेज हम ऐड कर देंगे, फिर हम जितने भी उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, उस पर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, माइनस हम क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे, माइनस हम क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे, तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, कि सबसे पहले हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर उसके अंदर हम परचेज को ऐड करेंगे, फिर हम उसके अंदर जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड कर देंगे, इसमें से लेस हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। यानी इन सभी को हम ऐड करेंगे, इन सभी को हम ऐड करेंगे। इसमें से यदि हम ये लेस कर दें, ये लेस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, तो अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। यानी हमने जो माल बेचा है उसकी हमारी लागत ज्ञात हो जाएगी। यानी अब हम इसका एक फार्मूला और बना सकते हैं, यदि हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दें तो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी अमाउंट में इसकी अमाउंट हमें यदि लेस करेंगे तो ये अमाउंट बचेगी, और ये अमाउंट हम काउंट नहीं कर रहे हैं तो ये लेस हो जाएगी। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फार्मूला और बन जाता है, क्या बन जाता है, सेल्स माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेल्स प्लस में ग्रॉस लॉस, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये फार्मूले बन जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या बना, सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या बन जाता है, परचेज प्लस में ओपनिंग स्टॉक प्लस में अपने जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड करेंगे, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक हम इसमें से कर देंगे, तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। दूसरा फार्मूला अपना क्या बन जाएगा, सेल्स माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स प्लस में ग्रॉस लॉस, ये भी अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूले बन जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि परचेज के अंदर हम क्या शामिल करते हैं। यहाँ पर परचेज में हम कौन सी अमाउंट यहाँ पर डालते हैं, कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। परचेज में जो अमाउंट होगी सबसे पहले हम किसको लेस करेंगे, यहाँ पर परचेज रिटर्न को करेंगे, परचेज रिटर्न को लेस कर दिया। बाद में यदि मालिक ने कोई माल है, अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने जो पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो भी हम इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि अपना जो परचेज है वो अपना कम हो जाएगा, तो इसमें ड्राइविंग हम लेस करेंगे। यदि हमारा अपना जो माल है वो जो यदि लॉस हो जाता है, लॉस बाई फायर हो जाता है, आग से जल जाता है, तो भी अपना कम हो जाएगा। लॉस बाई थेफ्ट है, यानी चोरी हो जाता है माल, तो भी अपना कम हो जाएगा ये। और लॉस बाई, जैसे कि हमको डोनेशन दे दिया, हमने कोई दान दे दिया, तो भी अपना ये परचेज जो अपना खरीदा हुआ माल कम होगा। या फिर हमने सैंपल्स में बांट दिया, सैंपल्स, इसको हम एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं, तो ये हम इसके अंदर लेस कर देंगे परचेज के अंदर। और परचेज के अंदर अपनी दोनों प्रकार की सेल आएगी, यानी इसके अंदर हम क्रेडिट परचेज सेल है वो भी हम शामिल, जो परचेज है उसको भी शामिल करेंगे, और इसको जो अपनी कैश सेल है, जो अपनी परचेज है उसको भी शामिल करेंगे। उधार और जो नगद दोनों तरह की जो परचेज है उसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, तो अपनी परचेज आएगी। इसमें से हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न। अपनी यदि मालिक ने अपने जो बिजनेस में से कोई माल जो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो हम इसमें से लेस करेंगे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, डोनेशन है, सैंपल से, एडवर्टाइजमेंट है, तो वो हम सभी इसके अंदर लेस करके जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर डालेंगे। इसी प्रकार जो अपनी सेल्स है, सेल्स के अंदर भी हम दोनों प्रकार की सेल इसके अंदर शामिल करेंगे, कैश सेल भी शामिल करेंगे, और अपनी जो क्रेडिट सेल है उसको भी इसके अंदर शामिल करेंगे। दोनों प्रकार की सेल इसके अंदर शामिल करेंगे, और इसमें से हम लेस क्या करेंगे, अपने से इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम इसमें से लेस करेंगे, जो बच्चे की वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और अपना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों ये बाद में इन दोनों को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, इन दोनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये दोस्तों ये अपना फॉर्मेट था, और इस तरह से अपना ट्रेडिंग अकाउंट यानी जो अपना व्यापारी खाता है उसको हम तैयार करते हैं। तो अब हम जो इसकी कुछ एंट्रीज बनती है उसकी एंट्रीज हम देख लेते हैं। इसकी जो अंतिम एंट्री है वो अपनी अंतिम कुछ एंट्रीज बनती है, इसके जो ट्रांसफ़र से संबंधित होती है वो हम देखते हैं। अब आपको बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, और इससे आपकी जो अकाउंटिंग है उसकी समझ भी अब आपको पता चलेगी कि उसकी आपको कितनी समझ अभी तक हुई है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, जैसे परचेज में से हमने परचेज रिटर्न हमने लेस किया, तो दोस्तों ये ऐसे ही लेस नहीं होगा, इसकी हमारी एंट्री बनेगी। इसकी हम कैसे एंट्री बनाएंगे कि जैसे परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, हमें पता है डेबिट होता है, तो अब परचेज रिटर्न है तो उसका कौन सा बैलेंस होता है, उसको हम दोस्तों परचेज रिटर्न जब हम करते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अब इन दोनों को हम
उल्टा करेंगे तो हम कैसे करेंगे, परचेज रिटर्न को हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे, परचेज जो रिटर्न है उस अकाउंट को हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये सभी के सभी अपने नॉमिनल अकाउंट होते हैं, एक प्रकार के हमारे खर्चे और इनकम से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों अब मैंने बताया था कि हम इनका बैलेंस नहीं निकालते हैं, हम उनका योग करते हैं। तो अब योग किए हुए खाते को हम सभी को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, क्योंकि जब हम उनका बैलेंस निकाल देते हैं तो वो दोस्तों एक प्रकार के हमारे खाते क्या हो जाते हैं, उनका बैलेंसिंग फिगर हमारे सामने आ जाती है। तो लेकिन अब इन खातों का हमने योग किया था तो ये सभी खाते हमारे ओपन है अभी, अब इनको हम समाप्त करेंगे। परचेज रिटर्न का हमारा क्रेडिट सेंस होता है तो हम इसको डेबिट कर देंगे, इसको हमने डेबिट कर दिया। परचेज इससे हमारी कम हो रही है, इसको कम हुई तो परचेज को हमने डेबिट किया था जब हमने परचेज की थी, तो अब हम इसका उल्टा कर देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे परचेज अकाउंट। तो ये अपनी एंट्री बन जाएगी, यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे। जैसे इसी प्रकार सेल्स के अंदर हम सेल्स जो रिटर्न है उसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या करेंगे, सेल्स हमने जब खरीदी तो उसको क्रेडिट किया था, अब हम उसको डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न जब हमारा खरीदा, जब हमारा बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आया था तब हमने उसको डेबिट किया था, तो अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। यानी यहाँ पर अपना जो परचेज रिटर्न है वो खाता समाप्त हो गया और यहाँ पर अपना जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि जब हमने परचेज रिटर्न किया तो हमने उसको क्रेडिट किया था, अब हमने उसको डेबिट करके समाप्त कर दिया है। और सेल्स रिटर्न जब हमारे पास, जब बेचा हुआ माल वापस आया तब हमने उसको डेबिट किया था, अब हमने उसको क्रेडिट कर दिया, तो हमने उसको भी समाप्त कर दिया। और इसको हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, परचेज रिटर्न को हमने परचेज में किया है, सेल्स रिटर्न को हमने सेल्स में ट्रांसफ़र किया है। तो इस प्रकार से इसकी ये एंट्री बन जाएंगी। जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमने इसके डेबिट पक्ष में डाले, आपको पता है डेबिट पक्ष में डाले। और उन सभी एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, जब भी हमारे फर्म में कोई एक्सपेंसेस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तब हम उन सभी एक्सपेंसेस को समाप्त कर देंगे जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि अब हमने उनको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया है। जब हम उन एक्सपेंसेस को समाप्त करेंगे तो हम उनको क्या करेंगे, पहले जब वो हुए थे तब हमने उनको डेबिट किया था, अब हम उनको क्रेडिट कर देंगे सभी खर्चों को। और डेबिट किसको करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट को कर देंगे, क्योंकि इसी के अंदर हमने उसको ट्रांसफ़र किया है। तो अब जितने भी एक्सपेंसेस है ऑल डायरेक्ट जो अपने एक्सपेंसेस है उसको हम समाप्त कर देंगे, उनको हम क्रेडिट करके, यानी वो खर्चे कोई भी हो सकते हैं, वेजेस हो सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी हो सकती है, हमारा कैरिज हो सकता है, यानी कोई भी हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पर क्रेडिट करके उसको समाप्त कर देंगे। और कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमने उसको डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे कि हमारी इनकम है कोई भी, तो उसको हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। जब हमारी इनकम होती है तब हम क्या करते हैं, तब हमें क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। जब हमारी इनकम होती है तो अब हम उसको डेबिट कर देंगे, यानी ऑल डायरेक्ट इनकम, और उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको अब ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देंगे। तो यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम भेज देंगे, तो हमने यहाँ पे उसको क्रेडिट में भेज दिया है। तो इस प्रकार से हम अपनी एंट्री करेंगे। ये अपनी अंतिम एंट्री है जो यानी ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है। अपनी कौन सी एंट्री है ये, अंतिम एवं स्थानांतरणीय बोल सकते हैं, क्योंकि हम इनका स्थानांतरण कर रहे हैं, हम इनका स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक प्रकार से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये अंतिम एवं स्थानांतरण की एंट्री हो जाएगी, स्थानांतरणीय प्रविष्टियाँ। इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब जैसे मैंने बताया कि इनसे हमें क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल कर आते हैं, तो हम उसको कहाँ पर भेजते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं। तो उसको हम जब अपना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ, हम उसको P&L में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी भी हमारी एंट्री बनेगी। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट हमें क्या हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, तो उसको हमें P&L में ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कब होगा, जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम उसको डेबिट कर देंगे, यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो अब हम इसको समाप्त करने के लिए हम इसको डेबिट कर देंगे, और इसको हम कहाँ पर इसको भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको भेज देंगे। तो हमने इसको क्रेडिट साइड में भेज दिया है। यानी
ये जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट कब हुआ, जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आई, जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा आई, यानी क्रेडिट जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है इसकी क्रेडिट ज़्यादा आया, तो इसको समाप्त करने के लिए हम इसको डेबिट करेंगे। तो हमने इसको डेबिट कर दिया और इसको हमने कहाँ पर भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेज दिया, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हमारे क्रेडिट साइड में ही जाता है। यदि हमारे ग्रॉस लॉस हो गया, हमारे ग्रॉस लॉस हो गया, फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, हम इसका उल्टा ही करेंगे, क्योंकि ग्रॉस लॉस कब होगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा आएगा, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे और इसको हम P&L के डेबिट में भेज देंगे, डेबिट में, क्योंकि हमारा जो लॉस होता है तो उसका डेबिट से ही होता है, तो हम इसको इसके डेबिट में भेजेंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसको हम समाप्त कर देंगे क्रेडिट करके। तो इस प्रकार से हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के जो ट्रांसफ़र करने की हम एंट्रीज यहाँ पर पास कर देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपनी जो मेनली 6 एंट्री इसकी बनती है वो मैंने आपको बता दिया है। परचेज रिटर्न की बनती है, सेल्स रिटर्न की बनती है, हमें जितने भी एक्सपेंसेस है वो इसके डेबिट साइड में भेज दिए, जितनी इनकम है जैसे सेल्स है वो हमने इसकी क्रेडिट साइड में भेज दी। इसके जो ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड एंट्री हमने कर दी, ग्रॉस लॉस से संबंधित एंट्री हमने कर दिया। तो ये हमारी जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हमारी कुछ एंट्रीज बनेगी वो हमने यहाँ पर अब देख लिया है। अब इसके बाद में जो अपना अकाउंट आता है वो अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, यानी लाभ हानि खाता आता है, उसको हम देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो अपनी क्लास है इसको आप अच्छे से समझना है, ताकि आपका अपनी जो अकाउंटिंग से संबंधित कोई भी डाउट न रहे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के जरिए जो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट्स जो कैप्शन है वहाँ पर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं आपको ज़रूर दोस्तों आपकी जो डाउट है उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो अब दोस्तों अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हम देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है, अपना नाममात्र खाता होता है, यानी नॉमिनल अकाउंट होता है, नाममात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। यानी इस पर नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वह लागू होगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी जो खर्चे होंगे, जो हानियाँ होगी उसको हम डेबिट करेंगे, जो अपनी इनकम होगी, जो अपना जो लाभ होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो वो इस पर लागू हो जाएगा। और हम इसको करते क्यों हैं, हम इसको बनाते क्यों हैं, अपना शुद्ध जो नेट अपना लाभ होता है, वो जो हानि होती है, शुद्ध हानि होती है, वो हमारी इससे कैलकुलेट हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और दोस्तों इसके अंदर हम अपने सभी के सभी जो अपने संचालन व गैर संचालन वह आय को हम इसके अंदर लिखते हैं, यानी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम को हम इसके अंदर डालते हैं। क्योंकि ये सभी के सभी अपने खर्चे कौन से होते हैं, ये अपने इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है और जो अपनी इनकम है वो हम इसके अंदर डालते हैं। तो क्योंकि दोस्तों जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम होती है वो तो अपनी जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसी के अंदर चली जाती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट होती है वो हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती है, और फिर हम अपना जो शुद्ध लाभ या हानि होती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ बातें हमें इसके अंदर ध्यान में रखनी है कि हमें क्या करना है कि इसके अंदर कभी भी कोई ड्राइंग नहीं आएगा। मालिक ने कोई माल या कोई पैसा बिजनेस से निकाल लिया है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो हम कैपिटल में से लेस करेंगे। या फिर कोई आयकर का इनकम टैक्स का भुगतान किया है वो भी इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो भी दोस्तों मालिक से ही संबंधित होता है। या फिर हमने LIC का कोई प्रीमियम का भुगतान किया है वो भी दोस्तों इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो भी मालिक से ही संबंधित होता है। तो तीनों के तीनों हम कैपिटल अकाउंट जो अपनी होती है वहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर हम बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं लिखेंगे। इसके अंदर अपने कौन से अकाउंट आते हैं इसके अंदर, क्योंकि नाममात्र नॉमिनल अकाउंट है तो इसके अंदर अपने जो नॉमिनल अकाउंट्स है वही अपने सारे के सारे आएंगे। नॉमिनल अकाउंट्स जो है अपनी वही वो आएंगे, जितने हमारे खर्चे होते हैं, जितनी अपनी इनकम होती है उसको हम इसके अंदर एक एक साइड में लिख लेते हैं। यदि अपनी जो इनकम साइड ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यदि हमारी एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है तो अपनी यानी लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट इसको कर लेंगे। तो अब हम इसका जो फॉर्मेट है उसको बना के देखते हैं कि इसका फॉर्मेट है वो हम किस प्रकार से बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि फॉर द ईयर एंडिंग,
फॉर द ईयर एंडिंग, ये लिख देंगे। और फिर हम इसका फॉर्मेट वही बनता है सेम जो हमने पहले बनाई है, वही इसका फॉर्मेट बनेगा कि यहाँ पर अपना पार्टिकुलर्स का आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट का आ जाएगा, यहाँ पर अपना पार्टिकुलर्स का आ जाएगा और यहाँ पर अमाउंट का आ जाएगा। ये अपनी डेबिट साइड होगी, ये अपनी क्रेडिट साइड हो जाएगी। यहाँ पर पार्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे इन रुपीज़, यहाँ पर फिर हम पार्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पर हम फिर अमाउंट लिखेंगे। दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूँ, ये हम जो अपनी एकाकी व्यापार होता है, सोल जो प्रोप्राइटरशिप होती है और जो अपनी पार्टनरशिप होती है, उसके हिसाब से हम ये सभी खाते बना रहे हैं। क्योंकि कंपनी के हिसाब से ये खाते ऐसे नहीं बनते हैं, उसका एक अलग फॉर्मेट होता है। वो जब हम कंपनी का पोर्शन करेंगे तब हम उस समय उसको करेंगे। लेकिन अभी जो हम सिंपल जो अपने तरीके से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको हम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो क्या लिख देते हैं, हमने क्या किया था कि जो हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसमें से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ उसको हमने सबसे पहले कहाँ पर ट्रांसफ़र किया, उसके बाद में हमने उसको P&L में ट्रांसफ़र किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो हम वहाँ पर सबसे पहले यही लिख लेते हैं। यहाँ पर इस साइड में बाई शब्द का यूज़ करते हैं, उस साइड में टू शब्द का यूज़ करते हैं, क्योंकि यह एक अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट दो इसके पक्ष होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि ग्रॉस जो प्रॉफिट है उसको हमने इसके क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफ़र किया था, और यदि ग्रॉस लॉस होता है तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं कि ग्रॉस लॉस होता है, तो हम इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर। या फिर हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो ये अपना यहाँ पर ग्रॉस लॉस आ गया, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो क्योंकि ग्रॉस लॉस है वो हमने इसके डेबिट में ट्रांसफ़र किया था, ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमने इसके क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया था, वैसे ही हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब दोस्तों अपने जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पर डालेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, वो हम सभी के सभी यहाँ पर डालेंगे। और ऑपरेटिंग जो अपनी इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम, वो हम यहाँ पर डालेंगे। ये कौन कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये हम इसके अंदर डालेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा या फिर हमारा ऑपरेटिंग लॉस निकल कर आएगा बाई ऑपरेटिंग लॉस निकल कर आएगा। यदि हमारी प्रॉफिट साइड यानी इनकम साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है, तो अपना कौन सा आएगा, यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। और ये साइड ज़्यादा है, ये साइड अपनी कम है, तो अपना लॉस निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि अपनी ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से संबंधित होते हैं, जो अपने बिजनेस के जो यानी चलाने से संबंधित होते हैं, वो सभी के सभी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने जो ऑफिस का खर्चा देते हैं, जैसे कि लाइट का खर्चा है, हम अपने जो कर्मचारी है उसको हम सैलरीज देते हैं, और अपने जो प्रिंटिंग जो स्टेशनरी का खर्चा होता है, पोस्टेज का खर्चा होता है, अपने पैसे डूब जाते हैं यानी बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, तो अपनी सेलिंग जो जितने खर्चे होते हैं, सेलिंग एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं। यानी जो अपने जितने एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे हैं उसके अलावा जितने भी अपने खर्चे बनते हैं जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस के संचालन से संबंधित होते हैं, वही इसके अंदर आएंगे। जैसे हमने मान लीजिए हम कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, तो कपड़े का व्यापार करने के लिए कपड़े की हमारा जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो वो दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि हमने सैलरी है वो आ जाएगी, कर्मचारियों की सैलरी एंड वेजेज शब्द भी हम यूज करते हैं। यदि हम यहाँ पर लिखें वेजेज एंड सैलरी तो अपना आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वेजेज क्या होती है, मजदूरी होती है, जो कि हम प्रत्यक्ष अपना खर्चा हो जाता है, तो वो तो आ जाएगा अपना किसके अंदर आ जाएगा, अपना आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यदि सैलरी पहले आ जाए तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डालते हैं। और कौन कौन से, यदि हमने रेंट का भुगतान किया है तो इसके अंदर आ जाएगा। यदि हमने कमीशन दिया है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, अपना खर्चा है। यदि हमारा पैसा डूब गया है यानी बैड डेब्ट्स हो गया है तो इसके अंदर हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और कौन कौन से अपने जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी लाइट का है, जो कर्मचारियों की सैलरी है, उसकी जो फाइलिंग का खर्चा है, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो खर्चे होते हैं वो हम इसके अंदर डाल देते हैं।
और अपने जो सेलिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं, सेलिंग जो हम सेलिंग करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट अपनी, वो जो से हम सैंपल्स वगैरह देते हैं अपनी, और जो माल को अपने गोदाम से बाज़ार तक लेके जाते हैं तो हम उसका भाड़ा देते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, कैरिज आउटवर्ड। यदि हम अपने गोदाम तक माल खरीद कर लेकर आते हैं तो हम उसके लिए शब्द यूज़ करेंगे कैरिज इनवर्ड। जब हम अपने गोदाम से माल बाज़ार में बेचने के लिए जाते हैं तब हम शब्द यूज़ करते हैं कैरिज आउटवर्ड। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कैरिज आउटवर्ड जैसे हम इसके अंदर शामिल करते हैं। और भी अपने जितने भी खर्चे बनते हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अपने सभी के सभी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और ऑपरेटिंग इनकम मैं आपको बताऊं कि इनकम अपनी कौन सी होती है। इनकम जैसे हमें कमीशन मिला, हमें डिस्काउंट मिली, हमें रेंट मिला, ये सभी क्या होती है, हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है, यानी अपने बिजनेस से ही संबंधित होती है। जैसे हम अपना ऑफिस चला रहे हैं तो अपने बिजनेस के लिए ही चला रहे हैं। जैसे हमारे पैसे डूब गए तो हमें लॉस हुआ तो अपने बिजनेस से संबंधित पैसा ही डूबा है। कमीशन मिला है और रेंट हमने भुगतान किया है, क्योंकि अपना जो बिजनेस है जिस बिल्डिंग में चल रहा है वो हमने किराए पर ली हुई है, या कोई हमने रूम लिया हुआ है तो उसका हम रेंट भुगतान कर रहे हैं। यदि हम कर्मचारियों को अपनी सैलरी दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, तो उसका खर्चा हो जाएगा। हम माल को बेचने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। तो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए सारे के सारे खर्चे होते हैं। इनकम हमें कौन सी हो सकती है कि हमें कमीशन मिल गया है, या फिर हमें डिस्काउंट मिल गई है, हमें छूट मिल गई है, या फिर हमने किसी रेंट है वो हमने प्राप्त किया है, तो वो अपनी सारी की सारी ये इनकम हो जाएगी। तो अपनी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग जो लॉस है इनमें से हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी के अंदर ये तो अपने बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड अपना प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है। अब हम इसके अंदर इसको एक बार के लिए हम इसको बंद करेंगे यहाँ पर, ये बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यदि हमारे जो लॉस हुआ है तो हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग लॉस, और इसको यहाँ पर डाल देंगे। प्रॉफिट हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। अब हमारा नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है उसको हम लिखेंगे कि टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये क्या होते हैं अपने बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के चलाने से संबंधित नहीं होते हैं, यानी वो हमारे बिजनेस के संचालन से संबंधित नहीं होते, वो हमारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, वो होती है जो हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस से संचालन से संबंधित हमारी आय नहीं हुई है, वो हमारी अदर सोर्सेज से हमारी आय हुई है। जैसे मैं आपको इनकम बताऊँ तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हुआ कैसे, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर हमने इन्वेस्टमेंट्स, जैसे हमने कोई अपनी फिक्स्ड एसेट्स बेची या फिर हमने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा तो हमें उस पर लाभ हुआ। तो दोस्तों फिक्स्ड एसेट्स बेचना हमारा कोई बिजनेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेचना हमारा कोई बिजनेस अपना बिजनेस नहीं है, तो उससे हमें जो इनकम प्राप्त हुई है वो अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा जो एक्सपेंसेस हो जाएगा, एक्सपेंसेस कौन सा होगा, जैसे हमारा जैसे लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसी प्रकार से हम ये मान लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों फिक्स्ड एसेट्स को बेचना और इन्वेस्टमेंट्स को बेचना हमारा कोई बिजनेस नहीं है, तो उस पर जो हमारा लॉस हुआ है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यदि मान लीजिए हमने किसी की सिक्योरिटीज खरीदी हुई है, किसी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो हमें उस पर क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो हमारा जो शेयर्स बेचना खरीदना हमारा कोई बिजनेस, अपना बिजनेस नहीं है, शेयर्स खरीदना बेचना अपना कोई बिजनेस नहीं है, तो वो इनकम उससे मिलेगी, वो भी हमारी बिजनेस की इनकम नहीं होगी, वो हमारी अदर सोर्सेज इनकम हो जाएगी, वो हम इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो बिजनेस से संबंधित हमारी इनकम नहीं है, बिजनेस की से संबंधित हमारी एक्सपेंसेज नहीं है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना है जो हमारी फर्म के अंदर हुआ है।
शुद्ध लाभ या हानि हमें निकालनी है, तो हमें सभी प्रकार के एक्सपेंसेस और सभी प्रकार के इनकम वो हम इसके अंदर लिखेंगे। तो अब इस साइड में से ये साइड हम लेस करेंगे। हमारी यदि ये साइड ज़्यादा आती है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है, इनकम ज़्यादा आती है, एक्सपेंसेस हमारे कम होते हैं, तो हमारे क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट हो जाता है, शुद्ध लाभ हो जाता है। या फिर हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। या फिर हम यहाँ पर हमारी जो एक्सपेंसेस साइड है यानी डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा आती है, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम हमारे कम है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा, तो वो हम इस साइड में लिख देंगे। या फिर हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर बराबर कर देंगे और इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। ये अपना अकाउंट है वो अपना क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हम अपना बना लेंगे। यानी इसके अंदर हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमने ज्ञात किया और उसको हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र किया, उसको हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। यदि हमें प्रॉफिट हुआ तो हम कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी, यदि हमें लॉस हुआ तो अपनी जो कैपिटल है, जो मालिक की कैपिटल है, वो दोस्तों घट जाएगी। तो ये हम इसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने निकल कर आता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें हमने क्या निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा। जो हमें ग्रॉस लॉस हुआ उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा। लेकिन इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट होगा उसको हम कैपिटल में, नेट लॉस होगा उसको हम कैपिटल में भेजेंगे। इससे कैपिटल घट जाएगी, यहाँ पर प्रॉफिट होने पे कैपिटल बढ़ जाएगी। अब हमारी कुछ इससे संबंधित एंट्रीज बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, वो हम एंट्रीज कर लेते हैं। इसकी हम एंट्री करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम इसके डेबिट साइड में डालेंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं, क्योंकि जब एक्सपेंसेस होते हैं तो हम उसको डेबिट ही करते हैं। तो अब हम उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम उसको कहाँ पर डाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको हम डेबिट में कर देंगे। एक्सपेंसेस का डेबिट सेंस होता है तो हम यहाँ पर उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी उसको हम समाप्त कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर। यही हमने पीछे किया था कि ऑल, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑल ऑपरेटिंग एंड जितनी हमारी नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हमारे सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारी सैलरी है, या फिर हमारा ऑफिस का खर्चा है, हमारा बैड डेब्ट्स है, या फिर हमारा सेलिंग एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, जो भी हमारा खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है, सभी का जो खर्चा है हम यहाँ पर इसके क्रेडिट में डाल देंगे, क्योंकि हम उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालने के लिए, यानी खर्चों के लिए। खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके ट्रांसफ़र करने के लिए ये हमारी एंट्री बन जाती है। इसी प्रकार इनकम का कौन सा क्या सेंस होता है, क्रेडिट सेंस होता है। इनकम को हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि इनकम का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब भी हमारे इनकम होती है तो हम उसको क्रेडिट सेंस करते हैं, हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी इस के जो अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो हम इनको डेबिट कर देंगे। तो यही लिखेंगे कि ऑल इनडायरेक्ट, क्योंकि जो डायरेक्ट होती है वो हमारी ट्रेडिंग में चल जाती है। इनकम ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं टू P&L अकाउंट। इस प्रकार से हम इसकी एंट्री बना देंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पर टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पर इसका मतलब है कि ये क्रेडिट हो रहा है, और हमने सभी इनकम मैंने फॉर्मेट में बताई थी कि हमने इसके क्रेडिट में ही लिख रहे होते हैं। अब इसका जो मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो हम कहाँ पर भेज रहे हैं, इसका कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट हमारा कब हुआ, जब इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आई। तो अब हम उसको कैपिटल अकाउंट में भेज रहे हैं तो उसको समाप्त कर रहे हैं, तो हम उसको डेबिट करेंगे, P&L अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, हम इसको कैपिटल अकाउंट में भेज रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। और ये और ज़्यादा आप क्रेडिट हम अपनी क्रेडिट हो रही है, तो यानी ये जो कैपिटल है वो अपनी बढ़ गई है, प्रॉफिट से बढ़ गई है, यानी प्रॉफिट होने पर।
लॉस होने पर क्या होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा तब अपना लॉस होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, अब इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो कैपिटल को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। कैपिटल अपनी घट रही है क्योंकि कैपिटल का कौन सा शेष होता है, क्रेडिट होता है। अब ये घट रही है तो हम इसको डेबिट करेंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका डेबिट बैलेंस आया कि इसलिए हमारा लॉस हुआ, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। तो इसे लॉस की ये एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट की अपनी ये एंट्री बन जाएगी। तो ये इसकी हमारी एंट्री बनेगी। तो वो मैंने आपको बता दिया है P&L से संबंधित। इस प्रकार से अपनी सारी एंट्री हम करेंगे। अब दोस्तों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने के बाद में अब हमारा जो अगला जो फाइनेंशियल जो अपना आता है वो आता है दोस्तों बैलेंस शीट। हम उसको बैलेंस शीट को अब देखते हैं कि अपने बैलेंस शीट हम किस प्रकार से बनाते हैं और इसकी बैलेंस शीट होती क्या है और हमें ये क्या बताती है। बैलेंस शीट यानी स्थिति विवरण। बैलेंस शीट स्थिति विवरण। दोस्तों इसके नाम से स्पष्ट है ये कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या होता है, विवरण होता है। क्या होता है, ये एक विवरण होता है, यानी स्टेटमेंट होता है, एक विवरण। इसकी दोस्तों पहले हम इसकी फीचर्स जान लेते हैं कि होता क्या है और इसका हम बनाते क्यों है। इसको हम दोस्तों अपनी वित्तीय स्थिति होती है, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसको देखने के लिए हम इसको बनाते हैं। क्या लिखते हैं, आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, स्थिति का पता लगाने के लिए हम इसको बनाते हैं, लगाने के लिए बनाते हैं। यानी ये कोई खाता नहीं होता है, ये एक विवरण होता है, यानी स्टेटमेंट होता है। इसलिए इसका कोई डेबिट पक्ष नहीं होता, ना ही इसका कोई क्रेडिट पक्ष होता है। और इसके जो दो पक्ष होती है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक इसकी राइट हैंड साइड होती है। दोस्तों हम ये कंपनी के दशा में नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो अपनी पार्टनरशिप है, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। जब हम कंपनी का पोर्शन करेंगे तो कंपनी की दशा में हम अपनी जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम लिखते हैं लायबिलिटीज और हम कैपिटल लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में हम अपनी एसेट्स को लिखते हैं। ये अपने हम लिखते हैं। और जिसके दोनों पक्ष जो होते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। यानी इसमें द्वि जो पक्ष है अवधारणा है, इसके तहत अपना जो दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष की राशि जो है वो समान आती है, इक्वल आती है, कि बराबर आती है, बराबर। और इसको मैं आपको बताऊं, इसके बनाने की दो विधियां होती है। एक हम तरलता क्रम कहते हैं, एक हम तरलता क्रम कहते हैं, दूसरा हम स्थायित्व क्रम कहते हैं। ये हम देखेंगे जब हम इसको फॉर्मेट देखेंगे तब उस समय स्थायित्व क्रम हम इसको कहते हैं। और इसके अंदर हम कौन से अकाउंट लिखते हैं, जैसे कि नॉमिनल अकाउंट है वो हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले गए हैं। तो हम इसके अंदर कौन से लिखेंगे, अपने जो कौन से बच गए हैं, एक अपने रियल अकाउंट से संबंधित यानी एसेट्स है वो अपनी आ जाएगी, दूसरी पर्सनल अकाउंट है वो इसके अंदर आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट। ये दो तरह के अकाउंट इसके अंदर आते हैं। और हमें ये एक निश्चित दिन की तिथि बताता है, जिस दिन हम जिस समय हम ये बना रहे होते हैं उसी समय की हमें स्थिति बताता है। उससे अगले पल या उससे अगले दिन वो कंडीशन चेंज हो जाती है। तो दोस्तों एक फिक्स समय की, एक निश्चित समय की हमें स्थिति बताता है। तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, एज ऑन शब्द का यूज हम इसके लिए करते हैं, एज ऑन शब्द का यूज हम इसके लिए करते हैं। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, लायबिलिटी प्लस में कैपिटल, और जो राइट हैंड साइड है उसमें हम एसेट्स लिखते हैं। दोनों पक्षों का जोड़ हमारा बराबर आता है। बनाने के दो मेथड होते हैं, तरलता क्रम और स्थायित्व क्रम होता है। रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड इसके अंदर अकाउंट्स आते हैं, एज ऑन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये खाता नहीं होता, एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए हम इसको बनाते हैं। डेबिट और क्रेडिट पक्ष इसके नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये मुख्यतः इसकी विशेषताएं होती हैं जो हमने देख ली है। अब दोस्तों हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं कि इसका फॉर्मेट होता है वो किस हिसाब से बनता है बैलेंस शीट का। जैसे मैंने बताया कि अब हम इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, एज ऑन, और यहाँ पर वो डेट आ जाएगी जिसके लिए हम इसको बना रहे हैं। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे,
इसका फॉर्मेट बनाएंगे, 2 साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वही 4 इसके कॉलम बनेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, यहाँ पर राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है लायबिलिटी, ये अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये अपना फॉर्मेट बन जाएगा। सबसे पहले हम अपना जो पहला मेथड है यानी तरलता क्रम उसको देख लेते हैं। तरलता क्रम को हम देख लेते हैं। तरलता क्रम को देखने के बाद में स्थायित्व क्रम है वो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। तरलता क्रम का मतलब क्या होता है कि हमें सबसे पहले वो एसेट्स लिखनी है जिसको हम कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं। जितनी जल्दी हम जिस एसेट्स को कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं उसको हम उतना ही जल्दी लिखेंगे, उतना ही हम पहले लिखेंगे। जितनी जो लायबिलिटी को हम सबसे पहले भुगतान करना है उसका सबसे पहले आएगा, जिसका हमें बाद में भुगतान करना है उसका हमें बाद में नाम लिखना है। तो ये अपना तरलता क्रम होता है, यानी जिस एसेट्स को हम सबसे पहले कैश में कन्वर्ट करेंगे वो सबसे पहले आएगी, बाद में हम कन्वर्ट कर पाएंगे वो बाद में आएगी, जिसका हमें पहले भुगतान करना है वो पहले आएगी, जिसका हमें बाद में भुगतान करना है वो इसके बाद में आएगी। तो दोस्तों कैश जो होता है वो हमारे जो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। कैश या कैश इन हैंड हम इसके लिए यूज करते हैं। फिर जो हमारा बैंक में पैसा होता है वो हम लिख लेंगे बैंक या फिर कैश एट बैंक, ये आ जाएगा। फिर हमारा जो डेटर यानी जिसको हमने उधार माल बेचा है वो आ जाएंगे डेटर, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं हमको पता है। फिर हमारा BR आ जाएगा, ये हमारा रियल अकाउंट में आता है BR। फिर अपना कौन सा आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। अकाउंट इनकम आ जाएगा, अकाउंट इनकम आ जाएगा, जो हमने कमा लिया लेकिन मिली नहीं है वो यहाँ पर आ जाएगी। और हमारा क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट्स लिख देंगे। हमारी जितनी फिक्स्ड एसेट्स है वो आ जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा और फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर, गुडविल आ जाएगा, गुडविल हम लिख देंगे गुडविल, ये सभी के सभी अपनी इसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर अपनी आ जाएगी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। यानी ये हम इस प्रकार से अपनी एसेट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले कैश, बैंक, डेटर, BR, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस और अकाउंट इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट एंड जो अपना प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, इस प्रकार से जितनी अपनी एसेट्स है हम उनको क्रम के हिसाब से लिख देंगे। इस साइड में अपनी जो लायबिलिटी है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। अपने लेनदार आ जाएंगे, लिख देंगे। अपने बिल्स पेबल आ जाएंगे, BR वहाँ पर आया तो यहाँ पर अपना BP आ जाएगा, यानी इनका हमें भुगतान करना है, पेमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग जिनका हमें भुगतान करना है, अभी अपना पेंडिंग है, बकाया अजत है। और अनएड इनकम आ जाएगी, अनएड इनकम आ जाएगी, यानी हमने कमाई नहीं है लेकिन वो हमको मिल गई है, वो आ जाएगी। और अपनी कौन कौन सी आ जाएगी, अपना कोई बैंक से लोन लिया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, बैंक से लोन लिया हुआ है, या फिर लॉन्ग टर्म जितने भी अपने जो लोन्स होते हैं वो आ जाएंगे। करंट एसेट्स के बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे जितने भी अपने। फिर हम यहाँ पर लास्ट में अपनी कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल। कैपिटल को हम किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे यहाँ पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ लिख के कि कैपिटल इसकी जितनी भी हमारी बनती है वो हम यहाँ पर जितने अकाउंट्स में दिखाई हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से हम लेस क्या करेंगे, अपना जो ड्राइंग्स हुआ है जितना इसने निकाला है बिजनेस से, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो चाहे वो माल के फॉर्म में हो, वो हम इसमें से लेस करेंगे। और इसका बिजनेस ने कोई इसका एक्सपेंसेस पेमेंट किया है जैसे LIC है, इनकम टैक्स है, वो भी हम इसके अंदर ड्राइविंग में ही शामिल कर लेंगे। और हम इसके अंदर क्या लेस करेंगे, जो लॉस हुआ है, यदि हमें लॉस हुआ है तो इसकी लॉस, या फिर हम इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस शब्द यूज कर, अकाउंट शब्द का यूज करेंगे, वो हम इसमें से लेस कर देंगे। ऐड हम क्या करते हैं इसके अंदर, ऐड हम करते हैं जैसे कि हमें प्रॉफिट हो गया तो इसकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, या प्रॉफिट एंड लॉस शब्द का ही हम यूज कर देंगे। या और क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, इसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ब्याज दे रहे हैं पूंजी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा।
तो दोस्तों ये इस प्रकार से हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। जो अपनी अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर डाल देंगे और बाद में हम दोनों पक्षों को बराबर कर देंगे। जैसे मैंने बताया कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम इनको बराबर कर देंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से अपनी जो बैलेंस शीट है वो अपनी यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर हम अपनी अमाउंट्स डालते जाएंगे, जो अपनी एसेट्स है उसके सामने जितनी उसकी अमाउंट होती है वो हम डाल देते हैं। तो ये अपनी क्या बन जाती है, बैलेंस शीट बनकर तैयार हो जाती है। ये हमने इसका जो अपना लिक्विड जो अपना क्रम होता है, जो अपना तरलता क्रम होता है वो हमने देख लिया है। अब हम इसका जो स्थायित्व क्रम है उसको देखते हैं। स्थायित्व क्रम, स्थायित्व क्रम के अंदर हम क्या करते हैं कि इसका ये उल्टा हो जाता है, यानी जो एसेट्स हमने सबसे लास्ट में लिखी वो सबसे पहले हो जाएगी और सबसे पहले लिखी वो इसके लास्ट में चली जाएगी। इसी प्रकार जो लायबिलिटी है जो हमने सबसे पहले लिखी वो लास्ट में चली जाएगी और जो लास्ट में हमने लिखा है वो सबसे पहले आ जाएगा। यानी ऐसी आइटम्स जिसको हमने सबसे बाद में केस में कन्वर्ट होगी वो सबसे पहले आएगी, जो सबसे पहले कन्वर्ट होगी उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ऐसी लायबिलिटी जिसका भुगतान हम सबसे लास्ट में करेंगे वो सबसे पहले आ जाएगी, जिसका भुगतान हम सबसे पहले करेंगे वो बाद में लिखी जाएगी। तो इसका हम उल्टा कर दें तो अपना स्थायित्व क्रम बन जाता है और हम ऐसे लिखें तो अपना तरलता क्रम हो जाता है। तो ये अपने दोनों क्रम हमने देखे हैं बैलेंस शीट के। तो इस प्रकार अपनी जो सोल प्रोप्राइटरशिप, जो पार्टनरशिप की दशा में दोस्तों मेरे लिए हम अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम बनाकर तैयार करते हैं। वो हमने देख लिए हैं, वो हमने समझ लिया है। हम उनकी मीनिंग हमने देख लिया, उनकी फीचर्स हमने देख लिए हैं, उनके अंदर हम क्या क्या शामिल करते हैं वो हमने देखा और इसका हमने फॉर्मेट बनाया और उसके अंदर हम एंट्री कैसे करते हैं वो चीज़ें हमने समझ लिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना पोर्शन बनता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही एक बिजनेसमैन को बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ पता चल जाती है। जैसे कि उसका नेट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है और दोस्तों उसका जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको पता चल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना ये चैप आज की जो वीडियो रही। तो दोस्तों अब अगली जो वीडियो है वो अपनी डेप्रिसिएशन पर होगी। यानी हमने क्या कर लिया है, हमने जो डबल एंट्री सिस्टम की सभी स्टेजेस हमने कर लिया है और अकाउंटिंग की भी हमने जो अपने लेखे से संबंधित जितनी भी हमने स्टेजेस होती है वो हमने कर दी है। अब आगे जो भी इसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा हम इसका एनालिसिस करेंगे, वो दोस्तों अपना आगे हम करेंगे। तो उसके अंदर जो भी इसकी सूचना निकल कर आएगी वो हम हमारे जो संबंधित जितने भी पक्षकार होते हैं वो उनके सामने हम उनको पेश करेंगे, उनको हम यानी प्रकाशित करेंगे, उनको हम उन तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों उसका जो ऑडिट का भी काम होगा वो दोस्तों इसके बाद में ही होता है। लेकिन अब तक हमने क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अपने जो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अपना जो बैलेंस शीट है उसको बनाकर हमने तैयार कर दिया है, हमने रेडी कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों जब हम आगे कुछ और क्लासेस देखेंगे तो आगे हम इनका एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन अब हम जो अगली वीडियो जो बनाएंगे वो अपनी डेप्रिसिएशन पर होगी। जो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हम क्यों लगाते हैं, इसकी बनाने की क्या, जो इसकी लगाने की क्या क्या विधियाँ होती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, यानी कि डेप्रिसिएशन की वीडियो में। थैंक यू।